का पैमाना नहीं, बजट नफे नुकसान पर बहाना नहीं, वो आवाम के हिस्से का हक है, वो आवाम के जीने की जरूरत है। हाँ, वो बजट है, हाँ वो प्रभाव है, वो आगाज भी है, वो अंजाम भी है, वो ऐलान भी है, वो पहचान है। दुनिया निहारती है उसको बड़े ध्यान से, देश सुनता है उसे बड़े गुमान से। वो सबसे बड़ा फैसला है, वो बदलते भारत का हौसला है। हाँ वो बजट है, हाँ वो प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में 44 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 90 लाख लोगों के पास घर नहीं है। ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि देश में हाउसिंग सेक्टर की हालत कैसी है। समस्या ये है कि साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये हालत तब है जबकि ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के लिए सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और शहरों में भी सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र में नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती रहती है। देश में अभी सबसे ज्यादा मांग अफोर्डेबल हाउसिंग की है। हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोग तर्क देते हैं कि जमीन की बढ़ती कीमत और सेक्टर की ओर सरकार के अपेक्षित ध्यान नहीं देने की वजह से लोगों का एक अदद मकान का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। सहारा न्यूज ब्यूरो। सहारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। बड़ा मुश्किल है बना पाना एक अपना ठिकाना, सोचता हूं तेरे दिल में ही अब कर लूं मैं मुकाम। घर का सपना सपना ही ना रह जाए, ये सपना साकार हो, इसके लिए सरकार अब तक क्या करती रही है और इस बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। और जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन करने वाले हाउसिंग सेक्टर की क्या क्या मांगे हैं और सरकार क्या इस बजट में उन पर कान दे सकती है। आज इसी पर होगी प्रभाव 2013 में चर्चा, और चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान। संजय सचदेवा साहब यहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ईडी हैं एआईपीएल के। इसके अलावा नवीन रहेजा साहब जो कि मेरेटको के प्रेसिडेंट हैं और एसोचैम में हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रपरिया साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ चर्चाओं में आप उन्हें देख रहे हैं। प्रदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएमडी हैं पार्श्वनाथ डेवलपर्स के। और हमारे साथ दो मेहमान मुंबई से जुड़ रहे हैं, ओम आहूजा साहब सीईओ प्रेसिडेंशियल जोन्स लैंग जैसल के, और इसके अलावा दीपेश भक्तानी साहब हैं, ईडी हैं जेस होम एंड कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र चैंबर ऑफ हाउसिंग के। बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। और सबसे पहले तो ये समझें कि ये सिर्फ 1% लोग हैं जो ये 20, 30, 40, 50, 60 लाख के मकान या उससे महंगे मकान अपने नाम कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। 1% से कुछ ज्यादा बढ़ गए होंगे, कुछ दिन पहले का सर्वे था ये, लेकिन ये बड़े नगण्य हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी पॉपुलेशन है वो बेघर है। क्यों है ऐसा? क्यों इतने सारे लोग आज भी देश में अपने लिए एक कमरे के लिए, एक मकान के लिए, एक छत के लिए तरस रहे हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करें, नवीन रहेजा साहब से समझें। रहेजा साहब, क्या स्थिति है अभी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सालों से गवर्नमेंट ने ये ध्यान नहीं दिया कि आम आदमी का घर एक बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान। मकान के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2-3 होती है। नंबर 1, आपको अफोर्डेबिलिटी में लाने के लिए नंबर 1, क्या आप लैंड अवेलेबिलिटी करवा पाते हैं उस लेवल पे कि नहीं, और उसके बाद उस लैंड अवेलेबिलिटी के बाद क्या आपके यहाँ पे बायलॉज या कोई सिस्टम या कोई रेगुलेशन ऐसी है जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग को छोटे घर बनाने के लिए परमिशन दे।
और उसके बाद उस छोटे घर को बनाने के लिए उसका ताकि प्राइस कम रहे, सरकार क्या सपोर्ट और दे सकती है? टैक्सेशन में क्या दे सकती है, इनपुट्स में वैसे क्या दे सकती है, या ऑनलाइन क्लियरेंसेस, फास्ट टैग क्लियरेंसेस कर दे। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो उनको करने से, हालांकि रहेगा साहब, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सरकार अगर ये तमाम बातें मान ले तो क्या वो जो बेनिफिट मिलेगा बिल्डर्स डेवलपर्स को सीधे सीधे क्या पूरे तौर पर ट्रांसफर करेंगे अपने कस्टमर्स को भी? प्रदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप साहब, हाउसिंग सेक्टर की जो स्थिति है और ज्यादातर लोग बेघर हैं, इसके लिए सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो है सरकार की अपनी ऑन पॉलिसी। सरकार चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर आदमी के ऊपर छत हो, लेकिन क्या सरकार ऐसी नीति बनाती है? अगर आप सैंक्शंस के लिए जाते हैं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है और लग्जरी हाउसिंग है, दोनों के ऊपर सैंक्शन की कॉस्ट बराबर है। सैंक्शन के अंदर जो समय लगता है वो दोनों के अंदर बराबर लगता है। जो बात अभी चर्चा में थी कि क्या डेवलपर को जो बेनिफिट मिलेगा वो आम आदमी को पास ऑन होगा, पहले सरकार ने एक ATIB 10 में इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन दी थी, सारे डेवलपर्स ने उसको पास ऑन किया कंज्यूमर को। तो सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार को अपनी नीति के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग जो अफोर्डेबल आम जनता के लिए मिल सके उसकी कोई स्कीम बनानी पड़ेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सैंक्शन की कॉस्ट को खत्म करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करना पड़ेगा और स्टैंप ड्यूटी को फ्री करना पड़ेगा। तब आम आदमी को जो अफोर्डेबल मकान है वो मिल पाएगा। अदरवाइज ये एक सपना नीति तो सरकारी नीति इसके लिए जिम्मेदार है। राजेश जी भी समझेंगे कि नीति दरअसल क्या कहती है और इसके बड़े फ्लॉज क्या है। लेकिन पहले ओम आहूजा साहब के पास चलें, क्योंकि वो पूरे देश में ही हाउसिंग सेक्टर की क्या स्थिति है और लोग कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, कहां कहां ऐसे पैचेस हैं जहां ज्यादा लोग अपना घर खरीद पा रहे हैं, उनकी महारत है, विशेषज्ञता है इस विषय पर। ओम आहूजा साहब, क्या स्थिति है? और एक बार फिर वही कि क्या वाकई इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में आप पिक्चर देखोगे, आप जो देखोगे सिनेरियो देखोगे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, वहां पे अफोर्डेबिलिटी का इतना अब्यूज नहीं हुआ है। वहां पे ऐसे सिनेरियो नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल खरीद नहीं पाता है। जो सिनेरियो आज बॉम्बे में है, मुंबई में है और जो सिनेरियो आज दिल्ली में है, गुड़गांव में है, ये सिनेरियो काफी चेंज होना पड़ेगा। इस माहौल में है कि यहाँ पे आज अफोर्डेबिलिटी की कॉन्सेप्ट ऐसी है कि आप जितना दूर जाओ वहां पे अफोर्डेबल होता है। अफोर्डेबिलिटी का अब्यूज हो रहा है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको शहर के अंदर आम आदमी को घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, तीन मेन इंपॉर्टेंट्स होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। एक होती है जमीन का प्रोविजन, एक दूसरा होता है आपका इनपुट कॉस्ट, तीसरा होता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। आज तीनों पिछले 5-6 सालों में काफी ऊपर की तरफ जो रुख दिख रहा है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है आज। वो अगर तीनों के ऊपर अगर मास्टर प्लान होगा कि जमीन जो शहर के अंदर जमीन होनी चाहिए वो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए कैसे प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रोविजन है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इनपुट कॉस्ट जो होता है, जो इसमें जो घर बनाने का जो कॉस्ट होता है, उसमें अगर GST अगर इस बजट में पास हो जाता है, इनडायरेक्टली ये काफी बेनिफिट करेगा हाउसिंग सेक्टर को एंड कॉमन मैन को। तो GST का पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बजट में। तीसरा जो है इंटरेस्ट कॉस्ट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही आज काफी एक लास्ट इनिशिएटिव लिया है और मोर इनिशिएटिव्स आर ऑलवेज वेलकम। उसमें एक बोरोइंग कॉस्ट जो है डेवलपर को और कॉमन मैन को काफी बेनिफिट मिल सकता है। बख्तारी साहब, ये मुंबई के संदर्भ में ये सच क्यों है कि 55% के आसपास की आबादी झोपड़पट्टी में रह रही है, जबकि मुंबई का बाहर आउटस्कर्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो विस्तार होता ही जा रहा है? देखिए, अगर आप मुंबई को देखते हैं तो मुंबई में भी प्राइसेस काफी लास्ट 5 या 6 सालों में काफी बढ़ा है। यहाँ तक कि डेवलपर्स ने काफी गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि जो भी अफोर्डेबल स्कीम्स अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए या रेंटल हाउसिंग के लिए, जैसे हमने जो MOU गवर्नमेंट के साथ साइन किया था कि हम 5 लाख अफोर्डेबल घर मुंबई में मुंबईकर को देंगे, तो वो भी स्कीम्स आज आगे नहीं बढ़ी हैं। पहले उनमें से कोई 3-4 प्रोजेक्ट्स पास हुए थे, फिर वही स्कीम्स के पीछे गवर्नमेंट फिर बैक ट्रैक हो गई कहने के लिए कि वो जो आज का प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड वो नहीं ले सकते हैं। अगर आज की गवर्नमेंट अगर ये कहेगी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोड नहीं ले सकती है और अगर डेवलपर चाह के भी अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल हाउसिंग स्कीम्स पुश करे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से वहां से कोई विल नहीं होगा तो उसमें डिफिकल्टी आएगी।
और यहाँ तक कि अगर आप आज भी देखें तो कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई में तो प्रीमियम से बढ़ा दी गई है, 20% कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि 60% रेडी रखने वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम्स लगा दी गई है। तो फिर एक आम आदमी का सपना घर खरीदने का कैसे पॉसिबल होगा अगर दिन ब दिन यहाँ के कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, लैंड कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। तो ये बात तो हो रही है ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास और अर्बन पुअर के संदर्भ में। रूरल पुअर की शायद उसके बारे में ये सोचा जाता होगा कि ये तो घर में रहने लायक ही नहीं है। और अगर रूरल मिडिल क्लास की बात करें तो क्या उधर भी ध्यान है सरकार का? क्या इस बारे में सचदेवा साहब क्या स्थिति है और क्या तवज्जो है सरकार की? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट गौतम जी आपने रेज किया था ये कि इंडिया का 5% जीडीपी जो है ये रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। चाइना के अंदर यही सेक्टर में 12% से ऊपर है, 12% से ऊपर जीडीपी का हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट बनता है। हम लोग पिछले 5 साल से बजट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कई सालों से रादर, और हर बारी हम लोग सरकार को ये अपील करते हैं कि इसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। अभी आ रहे हैं उस पर। असल में मैं आपसे सचदेवा साहब ये इस पे चर्चा करूंगा कि आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है और कहां पे क्या रोड़े हैं कि जिनको अगर दूर किया जाए तो आप लोग जल्दी, बेहतर, सुविधाजनक तरीके से और कम कीमत वाला घर मुहैया करा पाएंगे। लेकिन अभी क्या आप इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं कि छोटे शहरों में, गांवों में क्या इस बारे में कभी सोचा भी जाता है कि वहां पर लोगों की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति रहन सहन के लिहाज से कैसे बेहतर की जा सकती? देखिए, जैसा कि अभी डिस्कस हुआ है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इंडिया के टॉप 20 डेवलपर्स से अगर आप बात करें तो क्यों नहीं वो गांव या छोटे शहरों की तरफ या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। कोई तो रीजन होगा उसका। हर साल ये सुनते आ रहे हैं कि 26 लाख घरों की शॉर्टेज है इंडिया में। अगर 10 लाख घर भी हर साल बने कहते तब भी ये कई सालों तक शॉर्टेज पूरी नहीं होगी। तो क्या रीजन है जो कि कोई भी डेवलपर जो कि अच्छी क्वालिटी का काम करता है वो इस सेगमेंट की तरफ नहीं जा रहा है? खासतौर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, और रहेजा साहब उस बारे में खासतौर से रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि ऐसा एक काम उनके जिम्मे दिया भी गया। लेकिन उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं वो जानेंगे और साथ में ये समझेंगे कि बड़ी चुनौतियां और मुख्य मांगे क्या है डेवलपर्स की, एक ब्रेक के बाद। प्रभाव 2013 में आप देख रहे हैं घर का सपना। राजेश जी, हाउसिंग पॉलिसी के लिहाज से क्यों ये अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाई? देखिए, सरकार लगातार उसने एक पॉलिसी बनाई, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी। 11th प्लान में भी यही मुख्य जोर था कि जो वीकर सेक्शन है और लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए बहुत बड़ी मकान बनाए जाएंगे। लेकिन सरकार मुझे लगता है खुद ही भूल गई है कि उनका ऐसा कोई ध्येय है। देखने में ये आ रहा है कि जहां जमीन जुड़ती है तो जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है इस देश का वो इन्वॉल्व हो जाता है। छोटे मकानों को बनाने में, कमजोर तबके के मकानों को बनाने में बहुत ज्यादा जो एक लाभ होता है वो नहीं मिल पाता। तो दिक्कत सबसे बड़ी गवर्नमेंट के लेवल पर है कि पॉलिसी नहीं बनाई है, पॉलिसी बनाई है तो वो भूल गए हैं। और जबकि इसमें कम से कम 2 करोड़ यूनिट्स की आवश्यकता है शहरों में, गाँवों में। तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आती है वो गवर्नमेंट की आती है, क्योंकि बिल्डर को जब महंगी जमीन मिलेगी तो उस पर जो वीकर सेक्शन के मकान बनाने का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। साहब, यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो इशू है वो लैंड का है। सेकंड सबसे बड़ा जो इशू है वो पॉलिसीज का है और क्लियरेंसेस का है। आप सालों साल लड़ते हैं लेकिन कोई ऐसा सिंगल विंडो मैकेनिज्म हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप ये कहें कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे तो हम आपको फटाफट क्लियरेंसेस देंगे, आप काम करिए। अगर हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, उधर से कॉस्ट ऑफ मनी है इन्वॉल्व, उधर से टाइम इन्वॉल्व है, उधर से क्लियरेंस प्रोसेस के खर्चे इन्वॉल्व है, और कोई इंसेंटिव तो हो, कोई भी तो इंसेंटिव नहीं है आपके लिए। सबसे एक तरफ तो आप इतना बड़ा चैलेंज लेके चलते हैं इन गरीब आदमियों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए। अगर आपने घर बनाने हैं, SRA में घर बनाने हैं, तो आपको हजारों लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उनको अपनी तरफ रखना है ताकि वो उसको एक्सेप्ट करें।
तो एक तरफ तो आप इतना बड़ा चैलेंज ले, ऊपर से जितना छोटा आप घर बनाते हैं उसके लिए ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि आपकी दीवारें जो है पास पास आ जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। बदले में आप उनको क्या इंसेंटिव देते हैं डेवलपर को? कोई इंसेंटिव नहीं है। उसके बाद क्लियरेंस प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये इतने सारे चैलेंज हैं। गवर्नमेंट को अगर रियली करना है, लास्ट ईयर इन्होंने 35 AD का लास्ट टू लास्ट ईयर जो है बजट में प्रोविजन कर दिया और बोल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा उसके ऊपर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमें आज तक समझ नहीं आया कि इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। तो इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं डेवलपर काम करे तो आप उसको क्लियर कट फैसिलिटेट करें, प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करें, लैंड बैंक जो गवर्नमेंट के पास है उनको अनलॉक करें, हाई डेंसिटी और हाई FAR करें, वर्टिकल ग्रोथ भी करने दें। उसके अलावा आप जो है इनको डेवलपर्स को टैक्स एडवांटेजेस दें, इनको बोले आपको इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट आपको होंगे इन इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में उन पर इनकम टैक्स नहीं लगे। ये है सरकार से उम्मीदें, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि दमदम साहब सुन रहे हैं, लेकिन फिर सरकार ये कहती है कि जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। और ये जो आम तौर पर जो खरीदार हैं उनकी ये शिकायत है कि बिल्डर की तरफ से भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर शिकायतें हैं और उनको दूर किया जाना चाहिए। और इसमें सबसे मुख्य तो वो कहते हैं कि एग्रीमेंट ही है जो एक तरफा होता है और वो बिल्डर उसमें अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है बजाय कि अकोमोडेट करने के कि बायर्स भी क्या चाहते हैं। ये बात सही है क्या प्रदीप साहब? देखिए, इसमें 4-5 बातें हैं। अगर एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता है, बोथ साइडेड एग्रीमेंट है। हमने क्रेडई से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, सारे डेवलपर्स को बोला है और बिल्कुल क्लियरिटी से एग्रीमेंट के अंदर सारे क्लोजेज आते हैं। ये जो कंज्यूमर है ना, जो उसके अंदर इन्वेस्टर है, वो इस बात को लेके उसको मिसयूज करता है। एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता है, होता था किसी समय में, आज एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता है। अब बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग की, अभी जो हम बात कर रहे थे, एक इशू है EWS हाउसिंग का। EWS हाउसिंग के लिए सरकार ने बड़ी क्लियर पॉलिसी बनाई है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 15% EWS हाउसिंग डेवलपर बनाकर देगा। तो आने वाले समय में जो EWS हाउसिंग की जो शॉर्टेज है वो खत्म हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जैसे हालात अब नहीं है, एक तरफा एग्रीमेंट नहीं होता, चीजें थोपी नहीं जाती। क्या वो प्रोविजन खत्म हो गया क्या रहेजा साहब, जिसमें ये कहा जाता था कि अगर डिले होता है और ये पेमेंट डिले होता है अगर बायर की तरफ से तो 18% पेनल्टी का क्लॉज था, और अगर डेवलपर की तरफ से डिले होता है प्रोजेक्ट में तो 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पेनल्टी देता है। ये बदल गया? बदला नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आज अगर एक कस्टमर जो है अगर वो बुक करता है और वो सिर्फ उसमें 10% या 20% पैसे देते हैं तो जितना एप्रिसिएशन होता है 100% एप्रिसिएशन के ऊपर कस्टमर एडवांटेज लेता है। और वो जो अगर एप्रिसिएशन को और जो उसको डेवलपर कंपनसेशन करता है, तो अगर आप उसको किसी भी केस टू केस बेसिस पे स्टडी करें तो वो कस्टमर के हित में ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप 5 रुपए या 7 रुपए फुट की रेंट के इक्विवेलेंट में कंपनसेशन देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एप्रिसिएशन भी, जो उसकी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है उसकी एप्रिसिएशन भी तो उसको दे रहे हैं। लेकिन इसमें उसको अंडरस्टैंड करने की दूसरे केस में यह सुविधा भी तो जुड़ी होती है कि आप अपने हिसाब से जो चीजों को प्लान करके चल रहे होते हैं और जिस वक्त तक आपको घर चाहिए होता है वो आपको नहीं मिलता, ये भी एक बड़ा फैक्टर जुड़ा होता है इसमें। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, अगर गवर्नमेंट क्लियरेंसेस देती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई डेवलपर नहीं होना चाहिए जो डिले करे, क्योंकि डिले करने से उसका प्राइस कस्टमर के साथ फिक्स है, उसको एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा। राजेश रपरिया साहब कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उनकी बात सुनेंगे। का सपना प्रभाव 2013। राजेश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा कहने का सवाल ये है कि अभी ये बात हो रही थी कि सारी क्लियरेंसेस लेने के बाद, अनुमति लेने के बाद काम शुरू होता है, कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। जब प्रोजेक्ट में डिले होता है तब ये बताया जाता है कि वो तमाम चीजों से शुरू हो गया। मेरा
कहने का मतलब ये, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उससे पहले सारी क्लियरेंसेस मिली होती है, अनुमतियां मिली होती हैं, तो फिर डिले क्यों होता है और कॉस्ट ओवररन क्यों होता है? या तो अनुमतियां नहीं होती हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा मुझे लगता है झगड़े की जड़ ये है। रहेगा साहब, देखिए अभी नोएडा एक्सटेंशन का आपने केस देखा, इसमें जब काम रुक गया बीच में, क्लियरेंसेस तो सब थी, डेवलपर्स का क्या कसूर था इसमें? अभी आपका ग्रेटर नोएडा में हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, आप बिना पानी के मकान बना ही नहीं सकते हैं जब तक उसको रेजोल्यूशन नहीं होगा। ये तो पहले देखना चाहिए सरकार को कि पानी कैसे अरेंज करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। जब आप ईडीसी ले रहे हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, सब आईडीसी ले रहे हैं, आईएसी ले रही है, सरकार सब कुछ ले रही है, तो ये प्रोविजन सरकार को देखने चाहिए। डेवलपर कहां से पानी लेके आएगा उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए? गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट्स में आज 1 साल से ज्यादा टाइम तक जो है बीच में पानी के लिए स्टे लग गया। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप अंडरग्राउंड पानी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए की ईडीसी की कलेक्शन जो चलिए तो बहुत सारी बातें पानी नहीं मिला जाती है जिन पर बिल्डर का जोर नहीं और इसलिए बिल्डर को एक्सक्यूज किया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के लिए क्या अगर एक रेगुलेटर बीच में हो और वो इस पर निगाह रखे, जो ये बता सके कि हाँ ये जो समस्याएं हैं बिल्डर्स की ये जायज है और इस पर बायर्स को थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए, क्या वैसा रेगुलेटर आए तो चीजें ठीक होंगी? सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसकी कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन पर जो ये बिल्डर्स डेवलपर्स का एक संगठन है क्रेडाई, उसको सख्त आपत्तियां हैं। ओम साहब, ये कौन सी बातें हैं और उन पर क्या आपत्तियां हैं? वेल ऐसे आप देखोगे तो काफी सारी जो पॉइंट्स अभी रेज की गई हैं, मोस्ट ऑफ देम वेरी वैलिड। जो रैजा साहब ने बोली हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन हाउसिंग सेक्टर, पर हमें जो बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सेंट्रल बजट है, जो इस पार्लियामेंट में जो अभी इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट आर द सेंट्रल इनिशिएटिव्स व्हाट वी आर लुकिंग एट पासिंग। हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट गोइंग टू प्रोवाइड अस। एक जो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन जो है, वो है रेगुलेटरी बिल। आज जो कंज्यूमर एंड डेवलपर एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग टुडे बिकॉज ऑफ देयर इज नो गाइडलाइन। जो उस गाइडलाइन के हिसाब से होता है, एक रेगुलेटर होगा, एक इंडस्ट्री स्टेटस होगा, ये काफी सारा सेक्टर जो है काफी आगे बढ़ सकता है। अभी स्पेसिफिकली रेगुलेटर के संदर्भ में मैं बातें समझना चाह रहा हूं, प्रदीप साहब शायद इसको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो क्रेडाई के चेयरमैन है। क्या समस्याएं हैं, कौन सी ऐसे उसके क्लॉज हैं जिनको लेकर बिल्डर्स ये समझते हैं कि हमारी तरफ ज्यादा हार्श हो जाएंगे? देखिए, रेगुलेटरी बिल पर सरकार के साथ रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। हम रेगुलेटरी बिल के अगेंस्ट नहीं हैं। हम सरकार को कहते हैं कि आप रेगुलेटर लाइए, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स को उसका मेंबर बनाइए, सारे स्टेक होल्डर्स उसका पार्ट हो। जैसे कि अभी रैजा साहब ने बताया कि सरकार ने लैंड अलॉट की प्राइवेट डेवलपर को और उसके बाद लैंड में झगड़ा पड़ गया, तो उसमें डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लोकल अथॉरिटी उसका पार्ट हो, सरकार उसका पार्ट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका पार्ट हो। खाली रेगुलेटर अगर डेवलपर को रेगुलेट करना चाहता है तो वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं चलेगी। वो रेगुलेटरी बिल जो सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो बिल्कुल गलत है। सारे स्टेक होल्डर्स को उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो रेगुलेटरी बिल संभव हो पाएगा। अगर सरकार ने सैंक्शन दे दी और उसके बाद डेवलपर ने बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी, उसके बाद अगर लोकल अथॉरिटी उसका कंप्लीशन नहीं देती है, जबकि नक्शों के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो आकर अथॉरिटी अपना जवाब दे कि क्यों उसकी कंप्लीशन वो नहीं दे रही है। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन सैंक्शन करने के बाद उसकी डिसबर्समेंट नहीं करता है, या जब देखिए ऐसा है कि हम लोग ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके अंदर कि जो घर खरीदने का सपना होता है जिससे कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इसमें एक बहुत ह्यूमेन साइड है जो कि हम भूल रहे हैं। कई लोग अपनी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ जोड़ के उस घर के लिए इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और उस घर का लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। जब तक सरकार, जो स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं प्रदीप जैन जी, सरकार, जो बायर है और जो डेवलपर है, ये तीनों मिलकर के इकट्ठे बैठ करके उस मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी बात करते जाएंगे और जब तक ये तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, सरकार को अपने फर्ज अदा करने चाहिए, बायर को अपने फर्ज अदा करने चाहिए कि वो टाइम से पेमेंट दे और डेवलपर को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए जो एग्रीमेंट में लिख के दे रहा है, तभी जाके कि ये सपना पूरा होगा, नहीं तो ये कॉस्ट बढ़ती जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें यह भी है कि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो 18 से 20% के करीब है।
वो अल्टीमेटली कहां जाती है, वो बायर को पास ऑन होती है। तो इसका जो बर्डन है वो बायर पे पड़ता है, क्योंकि कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं डेवलपर, ना सरकार देगी वो इंटरेस्ट। तो ये कॉस्ट और फर्दर कॉस्ट बढ़ाता है और इसी वजह से डिले होती हैं। तो ये सारा एक स्पाइरल है जिसको कि कंट्रोल करना पड़ेगा। बख्तानी साहब से और राजेश जी से भी जानेंगे कि क्या ये रेगुलेटर आने से बायर्स और बिल्डर्स दोनों की तकलीफें कम होंगी, या बिल्डर्स को ये चिंताएं हैं कि स्टेक होल्डर्स में हमको भी शामिल किया जाए, हमारी भी जायज मांगों को सुना जाए। और ये क्योंकि एक कॉनोटेशन देता है रेगुलेटर, ये आने के बाद बायर्स का साइड ज्यादा लिया जाएगा। क्या ये कॉनोटेशन सही है? एक ब्रेक के बाद। बजट 2013-14 से घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों लोगों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हैं। हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोग यानी डेवलपर इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा होने से कम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा। इसके अलावा इनकी मांग है कि छोटे घरों की परियोजनाओं के लिए स्पेशल हाउसिंग जोन की स्कीम दी जाए और उन्हें टैक्स में छूट दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे सरकार SCZ बनाने और उसमें इंडस्ट्री लगाने पर छूट देती है। इसके अलावा सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी या मशीनरी पर टैक्स छूट, कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो वाली मंजूरी प्रक्रिया और सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग हो रही है। पिछले कुछ सालों में घर की कीमत तेजी से बढ़ी है, लिहाजा लोन की रकम और ब्याज भी बढ़ा है। ऐसे में इनकम टैक्स देने वाले घर खरीदने वालों को उम्मीद है कि इस बार ब्याज की अदायगी पर मिलने वाली छूट की रकम 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाएगी। इतना ही नहीं, होम लोन के मूलधन पर होने वाले भुगतान की रकम को भी बढ़ाने की मांग हो रही है। फिलहाल ये छूट 1 लाख रुपए है। खरीदार की तीसरी सबसे बड़ी उम्मीद होम लोन के ब्याज को लेकर है। लोगों को वित्त मंत्री से उम्मीद है कि होम लोन की ब्याज दरों में कमी लाने की कोशिश करेंगे या एक बार फिर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही मांग यह भी है कि घर की कीमत का 90% तक फाइनेंस हो सके। सहारा न्यूज ब्यूरो। तो वो जो तमाम अहम बातें हम पहले कर रहे थे उनका रुख हम करेंगे, लेकिन क्योंकि अब चर्चा यहां पहुंची हुई है कि क्या बायर्स को इस तरह की राहत कोई सरकार देने के बारे में सोच सकती है। भला दोनों का होगा, खरीदने वालों का भी और बेचने वालों का भी। बेचने वाले इस पर क्या नजरिया रखते हैं? रहेजा साहब, ये हो पाएगा ये तमाम बातें जो सोची जा रही हैं? अगर आप सच्चे दिल से आम आदमी को घर देना चाहते हैं तो सरकार को इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आम आदमी को घर देने के लिए उनको ये कुछ एक चीजें जो हैं उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। डेवलपर्स को, बिल्डर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या मुमकिन है? आप तो इनपुट्स भी पहुंचते होंगे, क्या लगता है आपको कोई ऐसी बात पहुंची कि हाँ ये हो सकता है? देखिए, हमने तो बारी बारी मेरे ख्याल से पिछले 3-4 महीने से बहुत मेमोरेंडम्स दिए हैं। नरेटको ने, एसोचैम ने भी बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए हैं। अगर कहीं सुनवाई है और उनको कहीं देखने की अगर सरकार की इच्छा है इन इश्यूज को, तो और समझ ले, अगर वो समझने की इच्छा रखते हैं तो इसका सोल्यूशन है। बख्तानी साहब, क्या मांगे, खासतौर से एग्जेम्पशंस के हिसाब से, टैक्स में मिलने वाली छूट के हिसाब से, सबवेंशन स्कीम की बात की जा रही है, उस हिसाब से क्या क्या माना जा सकता है? देखिए, जितनी भी आज टैक्सेस हमें लिवाइड होती हैं या जो भी टैक्सेस आज कस्टमर्स भरते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आज लास्ट टाइम जो सब्सिडीज हमें 1% दी गई थी, वो आई थिंक अराउंड 35 लाख तक फ्लैट के ऊपर बढ़ा देनी चाहिए। और जो टैक्सेस भी आगे भरने पड़ते हैं उसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टीज फेस होती है डेवलपर्स को और जितने फ्लैट परचेज उसको है। प्रदीप साहब,
खरीदने वालों के हिसाब से क्या सरकार ये सोच सकती है कि इनको कुछ एग्जाम किया जाए, टैक्स में कुछ और छूट दी जाए? वो जो 1.5 लाख वाला हिसाब किताब उन्होंने जोड़ा हुआ है इंटरेस्ट पे और 1 लाख के प्रिंसिपल पे छूट, इसमें आप कहीं देखते हैं कहीं कोई रियायत मिलेगी? कुछ ऐसा होगा जिससे सेक्टर को, खरीदने वालों को उत्साह मिले, सेक्टर को बूस्ट मिले? देखिए, उसमें उम्मीद तो जरूर है कि कुछ ना कुछ उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसमें मुद्दा 1 लाख से 1.5 लाख करना या 1.5 लाख से 2 लाख करना नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि कंज्यूमर को 10,000 का या 20,000 का बेनिफिट होगा जो सरकार हर बार बजट में दे देती है। मुद्दा आज की तारीख में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सरकार जूझ रही है जीडीपी ग्रोथ से, सरकार जूझ रही है आज की तारीख में टैक्स कलेक्शन से। अगर सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देती है या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देती है, उसको सपोर्ट करती है, तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान की जो जीडीपी है या टैक्स कलेक्शन है उसको इनडायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर 270 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, चाहे वो सीमेंट हो या स्टील हो या दूसरी इंडस्ट्रीज हो। तो एक साइकिल है। इसलिए सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी के लिए स्कीम लानी होगी, उसके अंदर टैक्स कंसेशन देना होगा, इनडायरेक्ट साहब ये सबवेंशन स्कीम को थोड़ा और बढ़ाया जाए। इसकी जो लिमिट रखी गई है कि 25 लाख तक का आप घर खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें लोन अमाउंट 15 लाख तक के आसपास ही होना चाहिए, तभी आप 1% का उसमें फायदा मिल सकता है आपको। इसमें क्या थोड़ा सा और उदार होने की जरूरत है सरकार को? कुछ नहीं होगा इससे। ओम साहब, सवाल आपसे था, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है, सचदेवा साहब से इसका जवाब दें। जी, उम्मीद कम है जी कि इसके ऊपर सुनवाई होगी, क्योंकि इस चीज के लिए सरकार को जैसे कि बताया है, घर कहाँ है इसमें? इस सेगमेंट में घर कहाँ है? इस सेगमेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो कहाँ रही है? ये सेगमेंट कंप्लीटली निग्लेक्टेड है, और सबवेंशन स्कीम तो बाद की बात है, पहले इसमें काम तो शुरू हो। चलिए, तो सरकार उस संदर्भ में प्रोविजन बनाकर बैठी हुई है जहां बिल्डर्स डेवलपर्स का कहना यह है कि इस सेगमेंट में घर उतने बन ही कहां रहे हैं। लेकिन आइए आप समझें कि चैलेंजेस बिल्डर्स के सामने क्या क्या है। एक तो जो रेगुलेटर की बात चल रही थी राजा साहब, उसमें कुछ एप्रीहेंशंस थे आपके, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, रेगुलेटर होना चाहिए, बैलेंस्ड रेगुलेटर होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बीच में आना चाहिए। अगर डेवलपर की गलती है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अगर गवर्नमेंट की गलती है, क्लियरेंसेस देने में डिले करते हैं या इन बिटवीन कहीं पे आपको स्टॉप करते हैं, तो उसके अंदर उन लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अगर तीसरी तरफ अगर कोई कंज्यूमर जो है अगर वो भी बीच में आके प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और आपका काम के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं या किसी कारण से वो कोर्ट में मूव करके आपका काम रुकवाते हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ठीक है। तो इनमें सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल आपको बनाना पड़ेगा। नंबर 2, इसमें 2-3 प्रैक्टिकल इश्यूज हैं बहुत जल्दी। नंबर 1, 70% ये कहते हैं नए जो एक्ट है उसके अंदर 70% पैसा आप एस्क्रो कर दीजिए। अब 70% से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कॉस्ट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर डेवलपर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होता है। एक्चुअल पर्पस क्या होना चाहिए कि डेवलपर इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे पूरा करे और उसको पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा डेवलपर ना ले जा पाए, उतना पैसा कम से कम जो है वो एस्क्रो रहे और वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगे। सरकार को खाली वही जो है उसको एश्योर करना चाहिए कि जो पैसा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए चाहिए उसको एस्क्रो करना पड़ेगा। ये सचदेवा साहब, अब आइए आपकी उन समस्याओं का जिक्र करें। क्या फंडिंग सबसे बड़ी समस्या है? जी हाँ, फंडिंग सबसे बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज एफडीआई जो खुला है रियल एस्टेट में, फॉरेन फंड क्यों नहीं आ रहे? एक बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म आएगा, और दूसरा यह है कि सारी दुनिया के अंदर आप देखें तो 3 से 4% फंडिंग कॉस्ट है। सिर्फ एक इंडिया के अंदर यह है कि बैंक्स तो फंड देते ही नहीं है डेवलपर को। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसका फायदा कौन उठाता है? तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो 18-18, 20-20, 22% के ऊपर पैसा देते हैं, जिससे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाती है। तो जब तक इसको इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया जाएगा, बैंक्स एक स्टेप चाइल्ड का ट्रीटमेंट देंगे इस सेक्टर को, और जब तक वो बैंक्स इस चीज के ऊपर फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं होंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम नहीं हो सकती है। चलिए, तो इसको इंडस्ट्री स्टेटस मिले, ये एक ऐसी मांग है जो पिछले साल भी गूंज रही थी, लेकिन इसको सरकार ने उस वक्त अनसुना कर दिया। इस बार क्या उसे सुना जाएगा? प्रदीप साहब, क्या इनपुट्स है आपके पास? और दूसरे, क्या इससे वाकई एक ऐसी समस्या का समाधान होगा कि न सिर्फ बिल्डर्स राहत की सांस लेंगे, बल्कि वो जो बेनिफिट उनको मिलेगा वो बायर्स को भी ट्रांसफर कर पाएंगे?
देखिए, मांगे तो हमने क्रेडाई की तरफ से काफी रखी हैं, लेकिन रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा उसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन ऐसी बड़ी संभावना लगती है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट किया जाएगा। अगर उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कर देते हैं तो जो हाउसिंग की शॉर्टेज है या हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। उसमें काफी अफोर्डेबल हाउसिंग को डिफाइन कैसे किया जाएगा प्रदीप साहब? अफोर्डेबल हाउसिंग को उन्होंने डिफाइन किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को उन्होंने ये कहा है कि 1000 से 1200 स्क्वायर फुट तक के जो मकान हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आएंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। क्योंकि एक मकान की कीमत दिल्ली के अंदर डिफरेंट होगी, लखनऊ में डिफरेंट होगी, बेंगलोर में डिफरेंट होगी, मुंबई में डिफरेंट होगी। तो 1200 स्क्वायर फीट तक का जो मकान है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लाने की बात हो रही है। और अगर उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में लाया जाता है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंसिंग भी होगी, उसके अंदर टैक्स कंसेशंस भी होंगे, इनकम टैक्स कंसेशन भी मिलेगा, जिससे कि आम साहब ये ठीक है, ये डेफिनेशन सबके लिए सुटेबल होगी? नहीं, इसमें जो एक्चुअल डेफिनेशन अब निकल के आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है और एक्चुअल में उनको उन्होंने पब्लिश भी कर दिया है, वो 60 स्क्वायर मीटर का है। और 60 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर अगर किया जाता है, क्योंकि 60 स्क्वायर मीटर में अच्छा 2 बेडरूम का घर बनता है, तो उसके अंदर ये आ रहा है कि 60 स्क्वायर मीटर्स के जो हाउसेस बनाए जाएंगे उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ने वेरियस कंसेशंस मांगे हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी मांगे हैं, इंक्रीज एफएआर मांगा है, इंक्रीज डेंसिटी मांगी है, वर्टिकल ग्रोथ के लिए भी मांगा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मांगी है इसके लिए। तो अगर ये चीज एक्सेप्ट कर दी जाती है तो आई थिंक, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का अगर आप दर्जा दे देते हैं तो मैं बिल्कुल ये मांग के साथ सहमत हूं कि इसमें आम आदमी को घर मिल सकता है। अजय माकन साहब ने भी ये मांग रखी है चिदम्बरम साहब के सामने, और देखते हैं कि ये सुना जाता है कि नहीं। लेकिन राजेश रतरिया साहब, आपके हिसाब से इसमें रोड़ा क्या है? क्या इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा एज अ होल मिलेगा, या कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा? पूरी इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर जो है वो पब्लिक गुड्स में नहीं आता है। पब्लिक गुड का मतलब ये होता है कि आप किसी को उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे आप पानी, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है या सफाई की व्यवस्था होती है, ये पब्लिक गुड्स मानी जाती है, जैसे पार्क है। हाउसिंग सेक्टर जो है कभी भी किसी भी स्तर पर वर्ल्ड में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें एक्सक्लूजन होता है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जो दूसरा पोर्शन अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो लो बजटिंग हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के जो दर्जे के लाभ होते हैं वो एक्सटेंड कर दिए जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीडीपी में बहुत ग्रोथ मिलेगी, और जो हमारी शॉर्टेज चल रही है यूनिट्स की रहने वाली उसमें काफी कमी आ सकती है। प्रदीप साहब, क्या ये जो रोड़ा बताया जा रहा है राजेश साहब की तरफ से, इसी वजह से आपको ये अंदेशा है जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है कि इंडस्ट्री स्टेटस मिले? नहीं, देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो आपका कहना है कि पूरे सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया जाए, उसकी ना मांग है ना सरकार कर पाएगी। जो रहीजा साहब ने बताया वो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 60 मीटर्स की बात है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान है उसको जब तक सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर नहीं डालेगी तो आम आदमी को मकान नहीं मिलेगा। 60 स्क्वायर मीटर का जो मकान है उसके अंदर कितने लोग रहते हैं? वो गरीब आदमी जो लो कॉस्ट हाउसिंग का मकान है उसके लिए वो पॉलिसी है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो ATIB 10 में पहले सरकार ने 1500 स्क्वायर फीट की इंट्रोड्यूस की थी आज से 5 साल पहले, उस स्कीम को दोबारा अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर आम आदमी को एक्चुअल में मकान सरकार देना चाहती है और सही वैल्यू पर मकान देना चाहती है। और उसके लिए जो सैंक्शंस की कॉस्ट है या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके अंदर कंसेशन देना ही होगा, तभी मकान की समस्या खत्म हो पाएगी। अदरवाइज हम लोग बातें करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। राजा प्रदीप जी से आगे एक और बात की डिमांड भी करना चाहूंगा ATIB के ऊपर ही। ATIB 31 मार्च 2013 तक जो है उसकी सनसेट क्लॉज है और वो खत्म हो रहा है। एक तरफ अभी हम डिबेट कर रहे थे कि प्रोजेक्ट्स लेट है, प्रोजेक्ट्स जो लेट हुए हैं वो डेवलपर्स की गलती के कारण से नहीं हुए हैं। ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने RBI को भी ये बोला है कि आप प्रेस मत करें रिपेमेंट के लिए। मेरी ये बड़ी सिंसियर डिमांड है कि इस 2013 को कोई प्रोजेक्ट लेट हुए हैं, डेवलपर्स का कसूर नहीं था, और इसको 2015 तक का टाइम दिया जाए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी टैक्स एडवांटेज ATIB में डेवलपर्स ने क्लेम किया है
उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, और डेवलपर्स ने जो उसमें एवरी ईयर जो बेनिफिट लिया है वो अगर वापस पे करने की सिचुएशन में आ गई तो जो आपने कमिटमेंट की डेवलपर्स को, जिस कमिटमेंट के ऊपर आपने डेवलपर से घर बनवाए थे, वो कमिटमेंट फेल हो जाएगी। राजेश, आप उसको प्लीज अगले 2 साल के लिए कम से कम उसको फर्दर एक्सटेंड करें ATIB को टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये वाली जो प्रॉब्लम अभी संकेत दिया, ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये जो स्कीम है इसको बंद नहीं करना चाहिए बल्कि एक्सटेंड करना चाहिए। जहां तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सवाल है या अफोर्डिंग हाउस का सवाल है, ये यदि फैसिलिटी एक्सटेंड हो जाती है तो काफी लाभ मिलेगा। सजदेवा साहब, लेकिन क्या इनपुट्स है? ये एक्सटेंशन सरकार इसके लिए तैयार है? मुश्किल लगता है जी, क्योंकि जो अंदेशा आ रहा है वो यही है कि शायद ये इस साल के आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन अपील है सबकी, देखिए शायद सुनवाई हो जाए। हमारे साथ अब एक बार फिर से ओम साहब जुड़ गए हैं। ओम साहब, हम चर्चा ये कर रहे थे कि बिल्डर्स की वो कौन सी बड़ी 3, 4, 5 समस्याएं हैं जिनको दूर करने से न सिर्फ बिल्डर्स का भला होगा बल्कि उनको होने वाली जो राहत है वो बायर्स तक भी पहुंचेगी। इसमें 3 चीज बहुत जरूरी चीजें हैं। एक तो है इनपुट कॉस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आता है और आपका GST आता है। इंटरेस्ट कॉस्ट तो RBI कर सकता है, और GST जो है इस पार्लियामेंट में टेबल होने वाली है। आई थिंक दैट एक्ट विल एक्चुअली हैव डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर के ऊपर और डेवलपर के ऊपर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है, अप्रूवल्स हैं, जो इस बजट में होपफुली अगर एड्रेस किया जाए तो अच्छी बात है। काफी सारी चीजें जो हैं, यू नीड टू हैव एनवायरमेंट क्लियरेंस होनी है, काफी सारी चीजें जो हैं आपको मल्टीपल अप्रूवल्स रखते हैं। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की डायरेक्शन दी जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तीसरा जो है रेगुलेटरी बिल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो फर्दर, और हर कंज्यूमर के हिसाब से और डेवलपर के हिसाब से। ये 3 चीजें अगर इस बजट में अगर डायरेक्शन दी जाती है बहुत अच्छी बात है। और जो रहेगा साहब ने कहा ATI बेनिफिट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कंफ्यूजन जो है, आज जो माहौल बन रहा है कि अगर ये बेनिफिट अगर विड्रॉ की जा रही, एक्सटेंड नहीं की जा रही है, देन देयर विल टू मच ऑफ chaos इन द मार्केट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या ले दे के फिर वही वो फाइनेंस की, पैसा जुटाने की, क्योंकि जहां से अभी ज्यादातर बिल्डर्स डेवलपर्स पैसे उठा रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट पर होते हैं, वो 18 से 24, 20 ये इंटरेस्ट रेट होता है। क्या ये एक ऐसी समस्या सरकार को भी समझ में आ रही है सचदेवा साहब, और क्या सरकार इसको एड्रेस करने के लिए गंभीर है? जी बिल्कुल नहीं। सरकार जब तक इस चीज को एड्रेस नहीं करेगी, वो बैंकों को डायरेक्शन नहीं जाएगा RBI की तरफ से, तब तक बैंक इसको एक जैसे कि मैंने कहा पहले कि एक स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट देंगे। और बैंक्स जब नहीं देंगे फंडिंग इस सेक्टर के लिए तो बाहर से पैसा आएगा जो कि बहुत कॉस्टली है। इस वक्त 18-20 जैसे आप बता रहे हैं 24% आता है, और उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली घरों के ऊपर ही ऐड होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर पास होगी। ये क्लियरेंसेस अब सिंगल विंडो रेड्रेसल और किस किस तरह के रहेगा? जैसे जब आप मकान बनाने के लिए जाते हैं, कितने सारे क्लियरेंसेस के संदर्भ में आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखिए जी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है और स्टेट टू स्टेट है। कहीं पे 40 जगह है, 40 टेबल्स को आपको ध्यान में रखना होता है कि 40 की 40 जगह आपको फुलफिल करनी है। और कई ऐसी भी जगह है, ऐसे भी प्रोजेक्ट है जहां पे 70 भी क्रॉस कर जाते हैं, और हर एक टेबल के ऊपर ये लीनियर चलता है। एक से फाइल निकलेगी तो दूसरे पे जाएगी, फिर दूसरा उसको होल्ड करेगा, और जब तक वो आप उसको वहां से निकलवाएंगे तो वो तीसरे टेबल पे जाएगी। ये प्रोसेस जो है कई जगहों पे तो 5-5 साल तक ले लेती है, और वो जो आपका पैसा अटका हुआ होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हो जाता है कि वो अल्टीमेटली कस्टमर को बेयर करना पड़ता है। तो कस्टमर की भलाई अगर चाहती है सरकार तो इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और अब एक रैपिड फायर आइए कर लें। आइए समझें कि चिदम्बरम साहब से कौन सी अहम बात है जो समझते हैं यहाँ मौजूद हमारे पैनलिस्ट की, इस बार कम से कम उसको एड्रेस किया जाए। सबसे पहले राजा साहब आप ही बोलिए। ATIB की सनसेट क्लॉज जो है उसको 2015 तक एक्सटेंड किया जाए 2013 के बाद। स्पीडी क्लियरेंसेस जी 1.5 से 2 साल, जैसे कि रेजा साहब ने कहा कि 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, मगर 1.5 से 2 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं जी। इसकी क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। प्रदीप साहब, देखिए, जो क्लियरेंसेज का इशू है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है, फाइनेंस मिनिस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है वो अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना। उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तमाम चीजें उसके अंदर मिलती हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस का बेनिफिट भी उसके अंदर मिलेगा,
और जो बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बेनिफिट्स देने हैं वो भी उसके अंदर आएंगे। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, 3 चीजें हैं, रेगुलेटरी बिल, इंडस्ट्री स्टेटस, और एक और एक्सपेक्टेशन है कि अगर हो सके तो जो सर्विस टैक्स और जो वैट की जो भी इंपैक्ट है कॉमन इन्वेस्टर के ऊपर, अगर वो बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर थोड़ा रिलैक्स किया जाए। भक्तानी साहब, देखिए सारे पॉइंट्स तो कवर कर दिए। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा जोर दे और जो लैंड टाइटल्स जो काफी डिफिकल्टी है और काफी डेवलपर्स के, अगर उस पर भी कुछ नई पॉलिसीज आए जिससे लैंड टाइटल्स क्लियर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर आए, तो मुझे लगता है वो भी काफी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री ये सुन रहे होंगे। हालांकि हमें यह भी देखना है कि उनके पास कितना स्पेस है इस सबको एकोमोडेट करने के लिए। बहुत धन्यवाद। प्रभाव 2013 में आज आपने देखा घर का सपना। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रभाव के एक दूसरे पहलू के साथ। बजट में कौन सी और मांगे हैं किस सेक्टर की जो वित्त मंत्री सुन सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और आखिर में आपको छोड़ जाते हैं कवि पीपी श्रीवास्तव की इन पंक्तियों के साथ। सहारा इस बार वो आ जाएगा रियल एस्टेट। हर तरफ बेचैरगी है, रिंद वापस घर चलो, शौलगी ही शौलगी है, रिंद वापस घर चलो, रोशनी का दूर तक कोई तसव्वुर ही नहीं, रोशनी का दूर तक कोई तसव्वुर ही नहीं, कितनी बेज जिंदगी है, रिंद वापस घर चलो।